चैप्टर 7 को समझने का कोशिश करते हैं। चैप्टर 7 है द नेशनल मूवमेंट और ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर हमेशा से ही बहुत इम्पॉर्टेंट रहा। वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ख़त्म हुआ 1918 में, है ना। और हमको पता है कि ब्रिटिशर्स भी इस वॉर में क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो सिंस ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व थे तो इसकी वजह से क्या हो रहा था ना कि इंडिया का भी पॉलिटिक्स इसके वजह से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा था। तो थोड़ा सा सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। हेडिंग है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो इंडिया एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ये कि ब्रिटिशर्स क्यों लड़ रहे थे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वो पावर अपना ऑल ओवर द वर्ल्ड में बढ़ा रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज जो था वो कैप्चर कर रहे थे और वो कंट्री जो उनके साथ कम्पीट कर रही थी कॉलोनियल पावर को एक्सपैंड करने के लिए, वो उनसे जलते थे और इसीलिए ये वॉर था। यानी मोर और लेस ये जो वॉर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो यूरोपियन कंट्रीज जो आपस में लड़ रहे थे वो पावर के लिए लड़ रहे थे। बट हुआ ये कि इंडिया को भी इस वॉर में थ्रो कर दिया गया। यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन सोल्जर्स को यूज़ कर रहे थे, है ना, किसमें, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो जो नेशनलिस्ट लीडर थे और खास करके एक्सट्रीमिस्ट, वो अपोज कर रहे थे इस डिसीजन को कि हम इंडियन सोल्जर्स को एज ए फॉर्डर फॉर वॉर क्यों यूज़ करें। अरे यार, ये कोई चारा थोड़ी है ना, गाय बैल के लिए चारा थोड़ी है कि इंडियन लोगों को फेंक दें वॉर के लिए। बट जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट लोग थे, यानी जो मॉडरेट्स, वो एक कॉन्सिलिएटरी पॉलिसी अपनाए हुए थे। वो सोच रहे थे कि ब्रिटिश इंडिया को स्वराज दे देगा एज सुन एज द वॉर एंड्स। आते हैं इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट पर क्या फ़र्क पड़ रहा था। तो नेशनल फीलिंग इस दौरान यानी 1914 से लेकर 1918 तक बहुत स्ट्रांग हो गया था रे। और हम लोग को पता है कि लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया था, है ना। और नेशनलिज्म जो था, नेशनलिज्म का जो फीलिंग था हमारे देश में काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहा था और हर जगह स्वराज का जो डिमांड था वो स्ट्रांग होते जा रहा था। और इसीलिए ब्रिटिशर्स जो थे नेशनलिस्ट लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, है ना। और हम लोग को ये भी पता है कि लखनऊ पैक्ट जो साइन हुआ 1916 में, वहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में क्या किया रे, एक हो जाने का, एक हो गए वो लोग, ठीक है, कि अब हम लोग एक साथ काम करेंगे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है 1918 में, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट देना चाहता है इंडिया को, और वही था मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं हम लोग। 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन किया गया, किसके बीच में, आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस में दोनों थे, है ना, एक्सट्रीमिस्ट भी थे और मॉडरेट्स भी थे। तो ये क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिनके वजह से ये लखनऊ पैक्ट साइन किया गया, क्योंकि ये तीनों तो सेपरेट हो गए थे, है ना। अर्ली नेशनलिस्ट भी सेपरेट हो गए थे, यानी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट तो आपस में सेपरेट तो हो ही गए थे, और मुस्लिम लीग बनने के बाद मुस्लिम्स भी अलग हो गए थे, है ना। तो ऐसा क्या हुआ कि ये तीनों एक हो गए। तो इंटरनेशनल इवेंट्स में आते हैं तो इंग्लैंड जो था टर्की के अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ रहा था, है ना। और इसमें टर्की का एक तरह से हार होता है और वो मुस्लिम्स लोगों को, टर्की के मुस्लिम्स लोगों को बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो वो मुस्लिम्स जो एक टाइम पर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों के प्रति लॉयल थे, अब मुस्लिम लोगों का एटीट्यूड चेंज हो गया। किसके प्रति रहे, ब्रिटिश लोगों के प्रति। और वो लोग किसको सपोर्ट करने लगे, कांग्रेस को, जिसको वो सपोर्ट पहले नहीं करते थे। और जब किसी तरह का आंदोलन हो रहा था, नेशनल इवेंट्स, मतलब देश में हम लोग का क्या हो रहा था, तो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, या जब नेशनलिस्ट आइडियाज़ को हमारे लीडर्स लोग जब हमारे कंट्री में फैलाने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर थे उनको भी जेल में डाल दिया जा रहा था। जैसे कि अब्दुल कलाम आज़ाद थे, अली ब्रदर्स थे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडर्स लोगों का अरेस्ट होना, तो होने की वजह से क्या हो रहा था कि ये जो मुस्लिम्स थे अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में चले गए थे। याद करो, एक टाइम पर मुस्लिम सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, है ना, और जितना वो ब्रिटिशर्स से दूर हो रहे थे उतना वो कांग्रेस से क्लोज आते जा रहे थे। और उस टाइम कांग्रेस भी यही चाहता था। अब तीसरा पॉइंट आ रहा है कि क्यों लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। तो कांग्रेस भी वही चाहता था कि सेल्फ गवर्नमेंट हो अंडर द ब्रिटिश, और मुस्लिम लोग भी कहीं ना कहीं यही चाहने लगे थे कि सेल्फ गवर्नमेंट हम लोगों को मिले बट अंडर द ब्रिटिश मिले, है ना। और इसीलिए लीग और कांग्रेस पास आ रहे थे और ये लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। कांग्रेस में जो एक डिवीज़न हो गया था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, तो मिसेस एनी बेसेंट जो है और तिलक जो है, इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया ताकि कांग्रेस का वो दो सेक्शन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो अलग हो गए हैं, अब वो मतलब अब वो एक साथ काम करने लगे।
कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग भी बहुत ही एनॉयड था हॉस्टाइल एटीट्यूड से ब्रिटिश लोगों का टर्की के खिलाफ, और इसीलिए उन लोगों ने भी क्या किया रे, कांग्रेस को सपोर्ट किया और लखनऊ पैक्ट लखनऊ में साइन हुआ 1916 में। ऑलराइट, 1916। ये लखनऊ पैक्ट में लिखा क्या हुआ था, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ द लखनऊ पैक्ट, तो इसमें बुक में हमारा 9-10 दिया है, कम से कम हमें 4 याद रखना चाहिए। द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया शैल बी एबोलिश्ड, है ना, यानी एक कोई इम्पॉर्टेंट पोस्ट था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो उसका काउंसिल को इन लोगों ने डिमांड किया कि उसको आप लोग एबोलिश कीजिए। दूसरा डिमांड लखनऊ पैक्ट में हमारे लीडर्स ने ये रखा ब्रिटिशर्स लोगों के सामने कि मिलिट्री और फॉरेन अफेयर्स को छोड़कर ब्रिटिश को फुल कंट्रोल होगा इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तीसरा डिमांड उन लोगों ने क्या रखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होगा ना वो इंटरफेयर नहीं करेगा प्रोविंस का लोकल अफेयर में। प्रोविंस समझ लो, देखो आज के डेट में हम लोग इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, उस टाइम प्रोविंस हुआ करते थे, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी भी एक्टिविटी में इंटरफेयर नहीं करेगा। चौथा ये है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका फुल कंट्रोल होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर, यानी स्टेट का गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होगा स्टेट के ऊपर, है ना। पांचवा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इन इंडिया शैल हैव नो जुडिशियल पावर, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव लोग होंगे उनका कोई भी जुडिशियल पावर नहीं होगा। आते हैं कि सिग्निफिकेंस या इम्पैक्ट क्या हुआ लखनऊ पैक्ट का, कुछ फ़ायदा हुआ, तो बहुत फ़ायदा हुआ हम लोगों को। हिंदू मुस्लिम्स में यूनिटी आया किसके बीच में रे, नेशनलिस्ट लोगों के बीच में, यानी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में आया, मुस्लिम लीग के बीच में यूनिटी आया, तो ये चीज़ हम लोगों के लिए अच्छा था। ये तीनों पार्टियां जब एक हो गई तो गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस ही नहीं बचा और उनको बाउ डाउन करना पड़ा जॉइंट डिमांड्स इन 3 पार्टियों के सामने, है ना, क्योंकि अब जब ये 3 लोग मिल गए तो अब ये हम लोग ज़्यादा मतलब दबाव बना पा रहे थे गवर्नमेंट के ऊपर कि अपने डिमांड्स मनवाने के लिए। भी अब देखो बहुत चालाक था क्योंकि ब्रिटिशर्स दे वर फाइटिंग वॉर्स इन यूरोप, तो अब वो ना क्या करने लगे, जब देखे कि ये तीनों पार्टियां एक हो गई तो ये अपीज करने के लिए इन लोगों ने सोचा रहे। अब ये लोग रिप्रेशन वाला तरीका नहीं अपना रहे थे कि किसी को जेल में डाल दिया, चाहे कुछ अपीज यानी खुश करने का कोशिश कर रहे थे किनको, हमारे इंडियन लीडर्स लोगों को। हम लोगों ने सूरत स्प्लिट पड़ा था ना 1907 का, जहां पर कांग्रेस जो था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हो गए थे, बट ये जाकर लखनऊ पैक्ट के दौरान 1916 में दे केम टुगेदर। और इस टाइम की जो प्रेसिडेंट थी, है ना, लखनऊ पैक्ट के टाइम में कांग्रेस का, उनका नाम है अंबिका चरण मोजिमदार। अब हम लोग आते हैं 1916 का और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, द होम रूल मूवमेंट या होम रूल लीग। इसको शुरुआत किया था बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बॉम्बे प्रोविंशियल एरिया में होम रूल मूवमेंट चला रहे थे, यानी समझ सकते हो कि नॉर्थ इंडिया में तिलक थे वो होम रूल मूवमेंट चला रहे थे, और साउथ इंडिया में या रेस्ट ऑफ द इंडिया में एनी बेसेंट चला रहे थे, साउथ इंडिया में खास करके। तिलक का जो हेडक्वार्टर था वो बॉम्बे था, एनी बेसेंट का जो हेडक्वार्टर था वो चेन्नई था, ठीक है। और होम रूल मूवमेंट का मतलब क्या था रे, कि सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, है ना। हम लोग को सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए था, बट हम लोग चाहते थे कि अंडर द ब्रिटिश ही हम लोग रहें, और हम लोग हर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अपनाना चाहते थे, ना कि किसी तरह का वायलेंस यूज़ करना चाहते थे इसमें होम रूल के लिए, है ना। और इसीलिए होम रूल मूवमेंट चलाया गया ताकि लोगों को एडुकेट किया जा सके और ऑर्गेनाइज करके पब्लिक ओपिनियन बनाकर इस एम को अचीव कर सके उन लोग, है ना। और कहीं ना कहीं उन लोगों ने वायलेंट तरीका इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एम्बेरस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत परेशान था यूरोप में लड़ाई लड़ के। एक चीज़ है कि एनी बेसेंट ने कहा था कि सम ऑफ हिज फॉलोअर डिसलाइक्ड मी एंड सम माइंड डिसलाइक्ड हिम, वी हाउएवर हैड नो क्वेरल विद ईच अदर। देखो इस तरह का जो भी बड़े लीडर्स ने कुछ लाइन लिखा है ना, वो एक तो पूछते ही है 1 नंबर का। तो बुक में तुम्हारा जितना भी इस 2-2 लाइन का कोटेशन होगा ना, तो वो किसने कहा था इसे थोड़ा सा याद रखना। और एनी बेसेंट ने ये किसके लिए कहा था, तिलक के लिए कहा था। तरफ से तिलक जी ने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, और वो केसरी और मराठा न्यूज़पेपर के ये थे, वो लिखा करते थे उसके लिए। संत ने कहा था वो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ बोल के न्यूज़पेपर था, उसके लिए लिखा करती थी, और इसी से उन लोगों का ओपिनियन बनाना या उनको एडुकेट किया करते थे। उन्होंने कहा था आई एम एन इंडियन वॉचमैन वेकिंग अप ऑल द स्लीपर सो डैट
दे मे वर्क फॉर देयर मदरलैंड। तो इस तरह के कोटेशंस ने याद रखना है कि किसने कहा था, कोटेशन याद नहीं रखना, किसने कहा था वो याद रखना है। सब लीग का जो ब्रांचेस था 200 से ज़्यादा ब्रांच तो सिर्फ एनी बेसेंट चला रही थी होम रूल लीग मूवमेंट का। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स भी थे जो ये सब मूवमेंट मतलब ये सब लीग को सपोर्ट कर रहे थे। उनमें से थे जवाहरलाल नेहरू, रामास्वामी अय्यर, जमुना दास, द्वारका दास। तो इन लोगों का भी नाम याद रखना है कि कौन लोग एनी बेसेंट को सपोर्ट कर रहे थे इस लीग को चलाने के। होम रूल मूवमेंट चलेगा तो गवर्नमेंट का रिएक्शंस तो होगा ही, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अलार्म्ड हो गया। वो लोग बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाने लगे लीडर्स लोगों को, है ना। तिलक जो स्पीचेस वगैरह दिया करते थे तो उनके ऊपर पाबंदी लगा दिया गया कि आप दिल्ली या पंजाब में घुस नहीं सकते, अपना स्पीच दे नहीं सकते। तिलक को बोला गया कि आपको 60,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। 60,000 उस टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना। और एनी बेसेंट को बोला गया कि आपको 17,000 का सिक्योरिटी देना पड़ेगा, है ना। और आप इस तरह से उल्टा फुल्टा चीज़ या कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति भड़का नहीं सकते। ने इंडियन प्रेस एक्ट भी लगा दिया 1910 में और स्ट्रिक्टली फॉरवर्ड किया खास करके स्टूडेंट लोगों को कि वो किसी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोसेसन ये सब चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बट स्ट्राइक, एजिटेशन और प्रोटेस्ट जो था बहुत ही कॉमन था उन दिनों हमारे कंट्री में। कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ना ये जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे होम रूल की वजह से, उसका सीरियसनेस को लोग समझ पाए और उन लोगों ने ना क्या किया, इंडियन लोगों को अपीज़ करने के लिए सोचा, है ना, कि अपीज़ कर देंगे नहीं तो ये लोग सही से हम लोग को वॉर लड़ने नहीं देगा। और इसीलिए उन लोगों ने प्रॉमिस किया इंडियन लोगों को कि आप लोगों को एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिया जाएगा आफ्टर द वॉर, और उसी को ही बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ अगस्त 1917। यानी ब्रिटिश लोगों ने ये डिक्लेयर किया था 1917 में कि हम लोग आपको एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, और इसी वजह से होम रूल मूवमेंट जो था वो डाई आउट कर गया। ठीक है, अब आते हैं कि होम रूल मूवमेंट जो था उसका इम्पोर्टेंस क्या था। इम्पोर्टेंस यही था कि इट ट्रांसफॉर्म्ड द नेशनल मूवमेंट इनटू पीपल्स मूवमेंट, क्योंकि मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड टू टेकिंग पार्ट इन इट। ठीक है, तो होम रूल मूवमेंट जो था ना एक तरह से लाइट हाउस के तौर पर काम करने लगा, क्योंकि हमारे कंट्री में पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो था बहुत ही ग्लूमी था। लोग बहुत उदास थे कि पता नहीं हमारा कंट्री कभी आज़ाद होगा कि नहीं होगा। हम लोग को हमारे फेट के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि हमारा कंट्री कहीं कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा। तो कहीं ना कहीं होम रूल मूवमेंट जो शुरू हुआ ना, तो ये एक होप पैदा कर रहा था लोगों के अंदर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है होम रूल मूवमेंट का। ठीक है, होम रूल मूवमेंट की वजह से एनी बेसेंट और तिलक जो थे एक तरह से मासेस का, कॉमन पीपल का ये हीरो बन पाए। 1917 में एनी बेसेंट को प्रेसिडेंट बनाया गया कांग्रेस का 1917 में। और ये होम रूल मूवमेंट्स का जो गूंज था फॉरेन कंट्रीज़ में भी, ये चौथा इम्पॉर्टेंस है होम रूल मूवमेंट का, कि इसका जो गूंज था ना फॉरेन कंट्रीज़ में भी सुनाई देने लगा कि इंडिया में इतना बड़ा लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लंदन में, न्यूयॉर्क में, है ना। और कहीं ना कहीं विदेशियों का भी सिंपैथी इंडिया को मिलने लगा, जो कि हमारे कांग्रेस लीडर लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो क्या क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग। पहला तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दूसरा रिलीज ऑफ तिलक फ्रॉम प्रिजन। अगर बाल गंगाधर तिलक जेल से नहीं निकलते तो होम रूल मूवमेंट शुरू नहीं होता। एंट्री ऑफ एनी बेसेंट इनटू द नेशनल पॉलिटिक्स। एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी थी, फॉरेनर थी, तो उनका भी एंट्री रेस्पॉन्सिबल हुआ होम रूल लीग बनने के लिए। ठीक है, कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल था कि क्योंकि वो लोग हम लोगों को ऑटोनॉमी या सेल्फ पावर हम लोग को दे नहीं रहे थे। तो ये चार इंपॉर्टेंट वजह था कि क्यों होम रूल लीग मूवमेंट शुरू हुआ था। देखो, इन लोगों ने पास किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बट इसमें जो भी रिफॉर्म्स ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को दिया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दोज वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। वो फेल कर रहा था वो रिफॉर्म्स इंडियन लोगों को अपीज़ करने के लिए। स्टार्टिंग में मुस्लिम लोगों को दे वर हैप्पी विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बट बाद में वो लोग भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से खुश नहीं थे, है ना। और कहीं ना कहीं इंडियन लोगों ने ब्रिटिश लोगों को हेल्प किया था, क्या चीज़ के लिए, मैन और मनी से हेल्प किया था वॉर में, है ना। और ब्रिटिश लोगों ने भी प्रॉमिस किया था इंडियन लोगों को कि वॉर ख़त्म होने के बाद वो इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट देंगे अंडर ब्रिटिश, है ना। और इसीलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म लेके आए थे। बट वो जो भी रिफॉर्म्स उन लोगों ने दिया था, आवर पीपल वर नॉट हैप्पी, आवर लीडर्स वर नॉट हैप्पी।
आते हैं कि क्या प्रोविजंस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, यानी उसमें क्या लिखा हुआ था। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा उसका 2 हाउसेस होंगे, एक अपर हाउस होगा जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट बोलेंगे, और एक लोअर हाउस होगा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाएगा। दूसरा पॉइंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिखा हुआ था कि द सिस्टम ऑफ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस। इसके तहत होगा क्या कि जो भी सब्जेक्ट हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डील करेंगी वो 2 भाग में डिवाइड किया जाएगा, एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट रहेगा और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रहेगा। रिजर्व्ड सब्जेक्ट में आपके आएंगे फाइनेंस, लॉ और इरिगेशन, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में आएंगे क्या चीज़, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ। और सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज रिप्लेस्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आए थे रे, है ना। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ ये नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म वाला एंगल तो डालेगा ही। तो इन लोगों ने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट हम लोग देंगे, किसको, सिख लोगों को देंगे और एंग्लो इंडियन को देंगे। देखो कितना चालाक है, जब उन लोगों ने देखा कि कांग्रेस के दोनों सेक्शन और मुस्लिम्स तो एक हो गए हैं, तो अब किनको डिवाइड किया जाए, तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का बात कर दिया। किन के लिए, सिख लोगों के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए। वो कभी नहीं चाहते थे कि हम लोग यूनाइटेड हों, और जब भी देखते थे कि हम लोग यूनाइटेड हो रहे हैं तो उसको कैसे तोड़ा जाए, ये चीज़ के ऊपर उनका हमेशा फोकस रहता था। चौथा ये कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होगा उसको उनका जो पेमेंट होगा वो इंग्लैंड के रेवेन्यू से होगा, ना कि इंडियन ट्रेजरी से उनको पे किया जाएगा। एक चीज़ याद रखना कि ये जो मॉन्टेक थे ना, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे उस टाइम में, और कैम्सफोर्ड कौन थे रे, उस टाइम के वाइसरॉय थे। और चैप्टर फिनिश।